हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आपके जितने ही मिड टर्म एग्जामिनेशन है वो सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है वो सेम इसी पैटर्न पे आएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने इसका पैटर्न नहीं देखा या नहीं समझा तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका पैटर्न करेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद इसके आंसर्स को अटैम्प्ट करेंगे। आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिसमें पहले क्या है, 15 मिनट्स पीरियड रीडिंग टाइम अलॉटेड फॉर क्वेश्चन क्यू क्वेश्चन पेपर रीडिंग। आपको 15 मिनट्स लगे मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए। उसके बाद है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन, इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी। जो आपका ए सेक्शन है वो रीडिंग सेक्शन, बी आपका राइटिंग सेक्शन और सी आपका बी आपका राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन और सी आपका लिटरेचर, जिसमें आपकी बुक जो उससे आएंगे। आपकी एक है बुक जो है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको हम फर्स्ट फ्लाइट के नाम से जानते हैं, और दूसरी है आपकी फूड विदाउट प्रिंट। तो दोनों से क्वेश्चन आएंगे। अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ ईच पार्ट। तो आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिया उसी के अनुसार आपको करने हैं। अगर आपको ऑप्शनल में से चुनना है तो उसी में से चुनना है। अगर आपको 3 मार्क का तो 3 मार्क के हिसाब से आंसर अटैम्प्ट करने, 4 मार्क का तो आपको 4 मार्क के हिसाब से आंसर अटैम्प्ट करने। तो आपका जो रीडिंग सेक्शन है वो 20 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपके पास क्या है बच्चों, 2 पैराग्राफ रहेंगे 10-10 मार्क्स के। और मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आपको क्या करना है, रीडिंग सेक्शन को सबसे बाद में करना है, क्योंकि ये बहुत लेंथी होता है। इसको अंडरस्टैंड करने में, समझने में और इसके आंसर अटैम्प्ट करने में तक बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपके लिए बेहतर ही होगा कि सबसे पहले आप उल्टा पेपर शुरू करिए, यानी कि सेक्शन सी करिए, जिसमें आपके सारे लिटरेचर वाले क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ये आ गया आपका लिटरेचर, हाँ यहाँ से ये लेंचो से ये लिटरेचर आ गया। सबसे पहले आप लिटरेचर को करिए, क्योंकि ये बहुत मार्क्स गेनिंग होता है और इससे अच्छे खासे मार्क्स आपको मिल जाते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, आपके सेक्शन 40 मार्क्स का, तो 40 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। उसके बाद आप ग्रामर सेक्शन करिए और उसके बाद आप सेक्शन ए करिए, आराम से करिए, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। अगर आप पहले सी सेक्शन कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर आपका एक भी क्वेश्चन छूट गया तो आपका 4 या 3 मार्क्स का सीधा छूटेगा। इसलिए सबसे पहले आप सी सेक्शन करिए। फिर है आपका बी सेक्शन। बी सेक्शन आपका है बच्चों, चला गया नीचे। बी सेक्शन है आपका 20 मार्क्स का। तो आपका इस तरह से मार्किंग स्कीम है। 20 तो आपका रीडिंग है, 20 आपका राइटिंग है और 40 आपका लिटरेचर है। तो आपका लिटरेचर बहुत ज़्यादा वेटेज, यानी कि आपके एग्जाम के 50% वेटेज ले रहा है। तो सबसे पहले आप सी सेक्शन ही करेंगे, उसके बाद आप ए कर सकते हैं या बी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। पर मेरी एडवाइस ये है कि बच्चों आप पहले बी करें, उसके बाद आप सी करें। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पेपर को। सबसे पहले आपका सेक्शन है, जिसमें आपको रीडिंग सेक्शन है। आपको 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे 10-10 मार्क्स के। आपका क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें रीड द पैसेज गिवन बिलो, आपको पैसेज पूरा अच्छे से रीड करना है। उसके बाद इसमें 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपको कुछ के लिए आपको ऑप्शन प्रोवाइड किए जाएंगे, पर कुछ के लिए ऑप्शन नहीं होगा। जैसे आप लास्ट में आएंगे 6, 7, 8, 9, 10, इसके लिए आपको ऑप्शन नहीं है, ये आपको खुद से करने। और इन सब के आंसर्स आपको किस में मिलेंगे, पैराग्राफ में ही मिलेंगे। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2। फिर से आपको ये पैराग्राफ अच्छे से रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद इनके आंसर्स को देना है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस के अंदर तो ऑप्शन मिलेंगे, पर उसके बाद 6, 7, 8 में आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। इसके बाद है आपका सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। एनी वन अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी। तो आपको दोनों में से कोई एक करना है, या तो आप ए करिए या फिर आप बी करिए, क्योंकि यहाँ पर और लिखा है यू आर तरुण तमन्ना। जब भी आपको कोई नाम या एड्रेस दिया हो तो आपको एग्जाम में वही पुट करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका 1 मार्क कट हो जाता है। और आप वजीरपुर में रहते हो। दिल्ली विच इज़ द रीसेटलमेंट कॉलोनी। यू आर डिस्टर्ब टू सी हीप्स ऑफ गार्बेज एंड रबिश ऑल अराउंड। आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो कि हर जगह सी हीप्स हो रहा है, यानी कि पानी भर रहे हैं, कूड़ा इकट्ठा हो रहा है और गंदगी पड़ी हुई है। राइट अ लेटर। तो आपको एक लेटर लिखना है हेल्दी ऑफिसर को ऑफ योर एरिया कंप्लेनिंग अगेंस्ट द अनहेल्दी एनवायरनमेंट। तो आपका जो अनहेल्दी एनवायरनमेंट है उसके हिसाब के लिए आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है। तो जब भी हम इस तरह का फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसका एक फॉर्मेट होता है, आपको फॉर्मेट फॉलो करना होता है। इस फॉर्मेट में सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, आप एड्रेस लिखेंगे, जो आपका खुद का एड्रेस है, जो आपको दिया है तरुण तमन्ना लिविंग। आप अपना एड्रेस लिखेंगे दिल्ली। उसके बाद क्या करेंगे, आप डेट डालेंगे। उसके बाद जहाँ पर आपको भेजना है, जैसे आपको भेजना है हेल्दी ऑफिसर क्या, तो आप उसका एड्रेस लिखेंगे। इसके बाद आप सब्जेक्ट डालेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका होगा कंप्लेनिंग अगेंस्ट अनहेल्दी एनवायरनमेंट, आपके सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आप सर मैम करके और आप अपना शुरू कर देंगे। जो भी आपकी कहानी है वो सब आप पूरे उसमें बता देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे,
जब आपका पूरा लेटर खत्म हो जाएगा आप लिखेंगे योर सिंसियरली और अपना नाम जो भी आपको दिया, अगर आप लड़के हो तरुण और लड़कियां हो तो तमन्ना आप लिख के इसको खत्म कर देंगे। तो इस तरह का आपका हो गया ये इनफॉर्मल लेटर। आपको ए करना है या बी, मैं बी भी समझा देती हूँ। इसमें क्या पूछा गया, यू आर सक्षम शिखा लिविंग एट 35/A मयूर बिहार दिल्ली, यू आर डिस्टर्ब ड्यू टू इंक्रीज अ रोड। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो क्योंकि रोड्स पे क्या हो रहा है, बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, मिस हैपनिंग्स हो रही है। राइट अ लेटर टू द एडिटर। अब आपको एडिटर को लेटर लिखना है ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर टू शो केस द सेम। आपको लोकल न्यूज़पेपर के लिए एक एडिटर लिखना है, क्रिएट एन, और जिसमें आप क्या करोगे, लोगों के प्रति अवेयरनेस, जागरूकता फैलाओगे नागरिकों के बीच में, नागरिकों में, कि रोड एक्सीडेंट कैसे हो रहे हैं। क्योंकि जो कानों में लीड लगा के चलते हैं, फ़ोन ऑल द टाइम फ़ोन देखते रहते हैं 24 घंटे, और कोई हॉर्न दे रहा है उसको सुनते हैं, तो इसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो गए। तो आपको ये समस्या एडिटर को बतानी है और उसके अवेयरनेस के बारे में आप 1-2 लाइन में उसके कॉजेज़ बता सकते हो। फिर उसके बाद आप सारी अवेयरनेस बताओगे। फिर यू आर सेंसली, और उसके बाद रेखा, जो भी आपका नाम है सक्षम शिखा करके वो ख़त्म कर देना। ये ध्यान रखना, सबसे पहले आपका खुद का एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी, उसके बाद आप जिसको भेजो उसका एड्रेस आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आप ग्रीट करोगे सर या मैम जो भी है, उसके बाद आपकी ये पूरी कथा शुरू हो जाएगी। इसके बाद लास्ट लाइन में आप रिक्वेस्ट करोगे कि आप अपने न्यूज़पेपर में हमारी जो इशू है उसको मतलब जगह दोगे, स्पेस दोगे, यानी कि रिक्वेस्ट करोगे आपके न्यूज़पेपर में उसको प्रिंट करें। फिर उसके बाद आप योर सिंसियरली लिख के, और उसके आफ्टर दैट आप क्या करोगे, अपना नाम जो भी आपको दिया गया XYZ शिखा या सक्षम वो लिख देंगे। ध्यान रखना बच्चों कि आपका जो नाम दिया गया, जो एड्रेस दिया गया वही पुट करना है। अगर आप ये अप्लाई नहीं करते तो आपका 1 मार्क कट हो जाएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए या बी। ए या बी में से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। अब मैं आपको ए पढ़ के दिखाती हूँ। यहाँ पर एक मुझे ग्राफ नजर आ रहा है। द चार्ट बिलो डिस्प्लेज डाटा अबाउट द ऑनलाइन एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट एज ग्रुप्स। राइट अ पैराग्राफ एन। आपको यहाँ पैराग्राफ करना है और एनालाइजिंग द डाटा। आपको ये डाटा दिया हुआ है, इस डाटा को देखना है, एनालाइज करना है, और उसके बाद आपको पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ लिखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपकी हेडिंग होगी उसको बनाएंगे। एनालाइजिंग द डाटा आपने हेडिंग बना ली, ऊपर लिख देंगे पैराग्राफ। इसके बाद आप एक इसका इंट्रो बनाएंगे। इंट्रो आप जानते हैं क्या होता है, ये आपने जो पैराग्राफ एनालाइज किया इससे संबंधित आप इंट्रो बनाएंगे, 2 या 3 लाइन इफ। इसके बाद आपकी होगी मेन बॉडी। मेन बॉडी को हम कंटेंट भी बोलते हैं या मेन कंटेंट भी बोलते हैं, आप इसको मेन कंटेंट भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये आपका कम से कम 8 से 10 लाइन या 8 से 10 लाइन या 10 से 15, जो भी आप जितना बना सकते हो, आपके ऊपर सक्षमता। फिर उसके बाद है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है, जो भी आपने कहानी बनाई उसका सार क्या निकला, यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी है क्या, मोरल ऑफ द पैराग्राफ है क्या। और अगर आपको नहीं समझ में आना कि आपको क्या करना है, तो आप मेन बॉडी में से 1-2 लाइन उठाइए, इंट्रो में से उठाइए और वो कंक्लूजन में लिख दीजिए, आपका कंक्लूजन बन जाए। पैराग्राफ के अंदर इंट्रो का 1 मार्क होता है, कंक्लूजन का 1 मार्क होता है, और आपकी मेन बॉडी के बाकी मार्क होते हैं। अब इसमें है क्या, एक बार इसको देख भी लेते हैं। यहाँ पर आपको टीन एजेस दी गई है। टीन एजेस का मतलब है किशोर अवस्था, और ये जो 13 से 18 साल की उम्र होती है वो वाली। एजेस 30 यानी कि 30 के एज वाली। फिर उसके बाद 40s की एज में, फिर ये 50s की एज में यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर हमने देखा ये 50s का है, 40, 30, 20, और ये मतलब आप 20s लिख सकते हो इसको, जैसे 13 से लेकर 20 के बीच। अब आपको क्या करना है, जैसे गेट न्यूज़, ये किससे, ये न्यूज़ेस उन्हें कहीं से मिल रही है, ये वो डाउनलोड्स कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक डाटा एनालाइज करना है कि जो आजकल के जो टीनेज की उम्र के जो बच्चे होते हैं, आप वहाँ देख रहे हैं डाउनलोड जो रेट है वो सबसे ज़्यादा टीनेज की उम्र में ज़्यादा है। उसके बाद बाइंग अ प्रोडक्ट टीनेज की उम्र में कम है, पर 30s की उम्र में से क्या है, ज़्यादा है। तो उसको देख के आपको पूरा एनालाइज करना है, अच्छा सा बनाना है, मतलब अच्छे से आपको कंटेंट लिखना है, और इसके लिए आपको पूरे 5 मार्क्स लिखेंगे। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आपका जो कंक्लूजन और इंट्रो, यानी कि इंट्रो ये और कंक्लूजन ये और मेन बॉडी आपकी 3 मार्क की होती है, कंक्लूजन और इंट्रो आपके 1-1 मार्क्स के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको मार्क्स दिलाने में। इसके बाद है आपका बी, रीड द फॉलोइंग एक्सपर्ट फ्रॉम आर्टिकल दैट अपेयर्ड इन द हेल्थ मैगजीन। एक आर्टिकल था, इसको पढ़ना है, इसको एनालाइज करना है, और उसके बाद फिर से इसका पैराग्राफ बनाना है। राइट अ पैराग्राफ, एनालाइज करना है। आर्ग्यूमेंट का मतलब है इसके विपक्ष में। एक होता है पक्ष, यानी कि जहाँ पर फेवर लिखा होगा तो वहाँ आप इसके फेवर में जाएंगे। एक होगा आपका आर्ग्यूमेंट, यानी कि वहाँ आप किस में जाएंगे, वहाँ आप इसके पक्ष में जाएंगे, विपक्ष में जाएंगे। स्ट्रेस इज बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक व्हेन यू आर इन अ हरी।
जब आप बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हो तो आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लगता है, ट्रैफिक में स्ट्रेस हो जाता है। क्रॉनिक स्ट्रेस कैन लीड हाई ब्लड, और जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है उससे हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट डिजीज बढ़ जाती है। इट कैन डैम्पन द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम पे बहुत इफेक्ट डालता है। इंक्रीजिंग ससेप्टिबिलिटी टू कोल्ड्स, यानी कोल्ड्स जुकाम हो सकता है, अदर कॉमन इन्फेक्शन, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो आपको इसके गिवन आर्ग्यूमेंट, इसका आर्ग्यूमेंट करना है, यानी कि इसके विपक्ष में बातें बोलनी है, एनालाइज करना है। फिर आप इसका इंट्रो बनाएंगे, आप इसका एक इंट्रो बनाएंगे, कंक्लूजन करेंगे, मेन बॉडी करेंगे, उसके बाद आप कंक्लूजन करेंगे। इंट्रो वही 2 to 3 लाइन्स, मेन बॉडी 10 to 12 लाइन्स, और कंक्लूजन आपका वही 2 to 3 लाइन्स। कंक्लूजन में क्या करना है, एक लाइन इंट्रो से उठाना, 2 3 लाइन मेन बॉडी से उठाना, और बन गया आपका कंक्लूजन। इसके बाद है आपका ग्रामर। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपकी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच है, जिसमें मंजू सेड आई एम गोइंग आउट टुनाइट, मैं आज रात को बाहर जाऊंगी, मंजू ने कहा। अब इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो मंजू सेड दैट शी वाज गोइंग आउट टुनाइट, मंजू सेड दैट शी वाज गोइंग आउट दैट नाइट। आपका जो सही ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा कि दैट नाइट, आज की रात को हो जाएगी। अब इसके बाद है आपका कुछ बी पॉइंट, जिसमें पूछा गया रजत सेड आई विल मैनेज देयर आफ्टर। रजत क्या कहता है, मैं इसको मैनेज करूंगा। रजत सेड दैट ही विल मैनेज देयर आफ्टर, Rajat said that he would manage thereafter. Rajat said that he will manage thereafter. Rajat said he would manage hereafter. तो यहाँ पर जो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा Rajat said that he would manage thereafter, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है आपका सी ऑप्शन, जिसमें आपसे पूछा गया बिंदिया सेड वी वेंट फॉर अ समर ट्रिप। तो बिंदिया क्या बोलती है, इसका सही ऑप्शन है ए, बिंदिया सेड दैट दे हैड गॉन फॉर अ समर ट्रिप। वो कहाँ जाएगी, समर ट्रिप पे। बिंदिया सेड दैट दे हैड गॉन फॉर अ समर ट्रिप, वो समर ट्रिप पे जाएगी। अब आपका इसका ऑप्शन डी, ही सेड आई हैव बीन अ ग्रेट मेंटर, उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेट मेंटर। ही सेड दैट ही हैड बीन अ ग्रेट मेंटर, he said that he was a great mentor, he said that he has been a great mentor, he exclaimed that he was a great mentor। अब इसका आपको सही ऑप्शन बताइए। he had been a great, he said that he had been a great mentor। आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, he said that he was a great mentor। आपका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। उसके बाद है आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको पैसेज करना है, इसमें आपके मॉडल्स, प्रीपोजिशन सब कुछ होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि कौन से टेंस में चल रहा है, पास्ट फ्यूचर किस में, और इसके हिसाब से हम इसको पुट करेंगे। ये सारे आपके मॉडल्स हैं। ऑन द एनुअल डे सेलिब्रेशन द प्रिंसिपल डिलीवर्ड अ लेक्चर। एनुअल डे सेलिब्रेशन में प्रिंसिपल ने एक लेक्चर दिया। गुड इवनिंग चिल्ड्रन, यू ऑल डैश बी द फ्यूचर। अब यहाँ फ्यूचर की बात हो रही थी, फ्यूचर के लिए कैन, विल, शुड, मे। सही बोले बच्चों, इसके लिए आएगा विल। यू ऑल विल बी द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स, हैंस यू ऑट टू ओबे योर टीचर्स, यू डैश ऑलवेज ट्राई टू विन। अब यू शुड, इसके लिए आएगा शुड, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू विन। आपको जीतने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, शुड का मतलब होता है चाहिए। ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ योर सुपीरियर्स, यू मस्ट नॉट लीव एनी अंडर अनटर्न, एंड यू नीड का मतलब होता है ज़रूरत। आपको ज़रूरत नहीं है चिंता करने की, किसकी, रिजल्ट्स की चिंता करने की। टेक अ प्लेज दैट यू विल ओबे एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। इसका आएगा ए में आएगा आपका विल, बी में आएगा आपका शुड, सी में आएगा आपका नीड, और डी में आएगा आपका विल। आई होप आपको ये समझ में आए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे बच्चों। इसके बाद है आपका सेक्शन सी, जिसमें है लिटरेचर। लिटरेचर आपका 40 मार्क्स का, और आपको ये बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि ये बहुत मार्क्स गेनिंग होता है और यही आपकी परसेंटेज को इंक्रीज करता है। तो सबसे पहले आपको इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ में आपसे बोला गया है रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये पढ़ना, उसके बाद आंसर करने। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती नहीं बची थी पेड़ों के ऊपर। द कोन वाज टोटली डिस्ट्रॉय, जो कोन थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जो जितने फ्लावर्स थे वो प्लांट्स पे से चले गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी, सोल का मतलब होता है आत्मा, वो पूरी तरह से दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैज पास्ट, स्टॉर्म चला गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो अपने फील्ड के बिल्कुल मिडिल में जाके खड़ा हो गया। सेड टू हिज सन्स, वो अपने बच्चों को बोल रहा था। अ प्लेग ऑफ लोकटस would have left more than this, the hail has not left nothing this year,
वी विल हैव नो कॉन, वो अपने बच्चों को बोलता है कि हाँ ये जो हेल है यानी कि जो तूफान है उसने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा और इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं है। इसका कहने का मतलब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 यानी इसका पॉइंट 1 है, वाई डिड नो लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, ट्रीज के ऊपर एक भी पत्ती क्यों नहीं बची? अर्थ क्यों का आया था? नहीं। मटेरियल यानी कि एक कोई बाहर से आके मटेरियल टकरा गया जो अंतरिक्ष से आता है। साइक्लोन आया था? नहीं। साइक्लोन का वो चक्रवात आया। क्या था वहां पर? हेल स्टॉर्म आया था। तो आपका जो ऑप्शन डी होगा वो होगा करेक्ट। वट वॉज द मेजर इजेक्ट ऑफ द हेल स्टॉर्म ऑन द फील्ड, मेजर मतलब हेल स्टॉर्म का फील्ड पे क्या प्रभाव पड़ा? द कोन वॉज टोटली डिस्ट्रॉय बाय द, जो कोन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। हाँ ये बात सही है, हम टिक कर लेते हैं। लेंचो हाउस वॉज, लेंचो का पूरी तरह से घर तबाह हो गया था? नहीं ये नहीं हुआ था। द गेट वे लेंचो हाउस वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, जो लेंचो का गेट वे था वो डिस्ट्रॉय हो गए थे? नहीं। लेंचो फादर, लेंचो के पापा मर गए थे? ये तो बिल्कुल ही नहीं है। तो आपका जो ए ऑप्शन जो हमने सही लगाया था वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है आपका पॉइंट 3, हाउ डिड लेंचो फील आफ्टर द स्ट्रोम, स्टॉर्म के बाद लेंचो कैसा फील कर रहा था? लेंचो वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश था? नहीं वो तो बहुत दुखी था। लेंचो वॉज अटरली अनहैप्पी एंड डिस्ट्रेस, वो बहुत ज़्यादा, अटरली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा और अनहैप्पी का मतलब होता है दुखी, और डिस्ट्रेट बिल्कुल सही बात है, ऐसा कर रहा था वो। लेंचो वॉज सरप्राइज्ड, वो सरप्राइज नहीं था। लेंचो वॉज स्टिल इन फ्राइट, अभी भी लेंचो डरा हुआ था। इसका सही ऑप्शन होगा बी, क्योंकि लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। इसके बाद है आपका पॉइंट 4, जिसे पूछा गया है व्हाट मेड लेंचो सैड, लेंचो किस बात से दुखी हो गया था? लेंचो वॉज सैड एज ही वॉज लेफ्ट विद प्लेस टू लिव, अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी? ये नहीं है ऑप्शन। लेंचो वॉज सैड एज ही वॉज बैंकरप्ट, वो कंगाल हो गया था? नहीं। लेंचो वॉज सैड एज ही वॉज लेफ्ट विद नो कॉर्न, लेंचो इसलिए दिखा था क्योंकि उसके पास अब कोई भी कॉर्न नहीं बची थी और जिससे वो अपनी फैमिली को कुछ खिला पाए। ये बात सही है, तो ऑप्शन सी अभी करेक्ट है। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। लेंचो वॉज सैड एज ही वॉज एडमिटेड, क्योंकि लेंचो अस्पताल में भर्ती हो गया था। ये तो बिल्कुल ही गलत है। आपका जो ऑप्शन सी है वो है आपका करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, इसका पॉइंट 5, हु सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, किसकी जो सोल थी दुख से भर गई थी? भगवान की सोल भर गई थी, मेयर की सोल भर गई थी, लेंचो के पापा की भर गई थी, या लेंचो की? तो सही ऑप्शन होगा आपको लेंचो, क्योंकि लेंचो के पापा तो लेंचो की पूरी स्टोरी में थे ही नहीं। इसके बाद है आपका एक्सट्रैक्ट बी, एक बार देख लेते हैं कि दोनों में से क्या करना है। एनीवन रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एनीवन, तो आप चाहे तो ये वाला एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लेंचो वाला, या फिर आप बी वाला एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आपको जो इजी लगे, जो आसान लगे, जो आपको आ रहा हो वही आप एक्सट्रैक्ट अटैम्प्ट करना। लेंचो वाला हम कर चुके। मैं आपको ये भी बता देती हूँ। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, ही वुड बोरो वन वीक एंड लैंड द नेक्स्ट, ही केप्ट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक। जो एक अनिल, आपने हरी और अनिल वाली कहानी जो स्टोरी थी आपकी फूड्स विदाउट प्रिंट में है, जिसमें हरी जो होता है एक चोर होता है और अनिल के यहाँ रहने लगता है और अनिल उसकी देखभाल करता है, उसको एक अच्छा इंसान बनाता है, क्योंकि हैरी जो हरी होता है वो बहुत एक शातिर चोर होता है, पर वो अनिल के साथ रहते रहते एक अच्छा इंसान बन जाता है। तो उसी स्टोरी का एक छोटा सा इधर एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, लिया हुआ है। तो सबसे पहले आपसे इधर कहानी में बोला हुआ है कि जो अनिल है वो जो पैसे होते हैं फिट्स एंड स्टार्ट, फिर स्टार्ट करके पैसे इकट्ठे करता है। वो क्या करता है, एक बार पैसे बोरो कर लेता है और अगले हफ्ते चुका देता है। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट, और वो अपने दूसरे चेक के लिए चिंता करता रहता है। बट एज सून इट अराइव, और जैसे ही उसका चेक आता है ही विड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और वैसे ही वो क्या करता है, बाहर जाके सेलिब्रेट करता है। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन, ऐसा लगता है जैसे कि वो मैगजीन्स लिखता है। अ क्यूअर वे टू मेक अ लिविंग, ये बहुत अजीब तरीका है अपनी जीविका यापन करने के लिए। तो सबसे पहले पॉइंट में आपसे क्या पूछा हुआ है, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, इस शब्द का मतलब बताना। फिट्स एंड स्टार्ट ये एक मुहावरा है। डिमीट टू फिट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी, नहीं वो कभी पैसे इन्वेस्ट नहीं करता था, आपने पढ़ा जैसे आते थे वो सेलिब्रेट करने चला था। स्टार्टेड अर्निंग मनी इन द रिसेंट पास्ट, रिसीव्ड मनी इंटरमिनेटेडली, इसका मतलब है कि वो थोड़ी थोड़ी देर में पैसे इकट्ठा करते थे, जैसे इस हफ्ते आ गए फिर आ गए फिर आ गए, एकदम से नहीं मिलता था, फ्रिक्वेंटली नहीं मिलते थे, इंटरमिटेंटली मिलते थे उसको। तो आपका जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट होगा। इसके बाद है द इन्फॉर्मेशन इन द एक्सट्रैक्ट सजेस्ट दैट अनिल कुड बी, जो अभी आपने इन्फॉर्मेशन पढ़ी उससे क्या पता लग रहा है, अनिल सैलरी प्रोफेशनल है? नहीं। फ्रीलांसर है, बिजनेसमैन है, वॉलेंटियर है? फ्रीलांसर है वो एक। इसके बाद है आपका पॉइंट 3, जिसमें पूछा गया इफ बोरो लैंड, बोरो का मतलब होता है लेना और लैंड का मतलब होता है चुकाना, यानी कि दोनों अपोजिट है। तो आपको और चुनना है कि इसमें से क्या चीज़ अलग है। गिव का मतलब लेना, टेक का मतलब देना, ये अपोजिट है, ठीक है। लूज का मतलब खोना, फाइंड का मतलब पाना, अपोजिट है, ठीक है। हॉप का मतलब कूदना, स्किप का मतलब भी कूद के आगे बढ़ जाना, तो ये पेयर नहीं है, सिमिलर है। बाय का मतलब खरीदना, सेल का मतलब बेचना, ये भी क्या है, अपोजिट है। तो आपका जो ऑप्शन सी होगा वो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद है आपका पॉइंट 4, जिसमें पूछा गया है
द रेफरेंस टू मेकिंग अ लिटिल मनी, द रेफरेंस टू मेकिंग अ लिटिल मनी दिस वे रेफर्स टू अ वे दैट इज व्यूड बाय मोस्ट पीपल एज, इस तरीके से पैसा कमाना क्या होता है, सेंसिबल होता है, इनअप्रोप्रिएट होता है, चैरिटेबल होता है, अग्रेसिव होता है, मतलब अग्रेसिव है उसका नेचर था, चैरिटेबल था, इनअप्रोप्रिएट था, सेंसिबल था। तो इस तरीके से पैसा कमाना के कैसे क्या कहलाता है, अप्रोप्रिएट, मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोगों की नज़र में सेंसिबल होता है, इनअप्रोप्रिएट, चैरिटेबल, अग्रेसिव। तो अग्रेसिव तो बिल्कुल भी नहीं होता, तो आप ये नहीं लगाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, चैरिटेबल भी नहीं होता, तो आप इसको सेंसिबल लगा देना। जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, सेंसिबल। इसके बाद है आपका क्वेश्चन, इसका पॉइंट 5, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ पे, ऑफ अनिल इन द एस्ट्रेट, चूज द ऑप्शन दैट synchronize with the thinking. So what if I don't have much money? Giving it to the person is important as they could do not with helping hand. I better learn how to protect my money. I think I am being looted. I earn money with such tremendous effort. Where does at it all go? When I become rich, I can begin to help friends. Then right now I will spend only. तो यहाँ पर ना आपको 4 पॉइंट लिखे हैं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग से अनिल के बारे में बताना है। अनिल जो था ना, वो पहले पैसे खर्च नहीं करता था, वो हरी को खाना पीना खिलाता था, उसको अपने साथ रखता, पर उसको पैसे नहीं देता था। पर बाद में वो पैसा देता है, क्योंकि जब उसको पता लगता है कि हरी ने उसके तकिए के नीचे चोरी करी, तो बाद में उसको पैसे देने लग जाते हैं, आप स्टोरी में पढ़ेंगे। सो वट इफ़ आई डोंट हैव मच मनी, अगर क्या होगा मेरे पास ज़्यादा पैसे ना हो, गिविंग इट टू दैट पर्सन इज इम्पॉर्टेंट एज दे कुड डू विद द हेल्पिंग हैंड, तो मैं उसको दे सकता हूँ जो पर्सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हेल्पिंग हैंड। हाँ सही बात है, उसको दे सकते हैं, अगर मेरे पास कम भी है तो भी मैं दे सकता हूँ। आई बेटर लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट माई मनी, मुझे ये सीखना पड़ेगा अच्छे तरीके से, मैं अपने पैसों को किस तरह से प्रोटेक्ट करूँ। आई थिंक आई एम बिंग लूटेड, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे लगता है कि मैं लूटेड, मुझे लूटा जा रहा है। आई अर्न मनी विथ सच ट्रिमेंडस एफर्ट, मैं पैसों को बहुत मेहनत से कमाता हूँ। वेयर डज इट ऑल गो, तो मैं इसको देखूंगा ये कहाँ पर जाता है। इसके बाद है व्हेन आई बिकम रिच, जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब मैं अपने फ्रेंड्स के ऊपर पैसा खर्च करूंगा और तब उनकी मदद करूंगा, पर अभी मैं सिर्फ अपने ऊपर। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा। ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे करना है, पर अनिल के एस्पेक्ट से, अनिल ज़्यादा पैसे नहीं कमाता था, फिर भी वो जो हरी था उसकी हेल्प कर रहा था। तो ये जो ऑप्शन है ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर ही बोला गया रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको फिर से ये एक्सट्रैक्ट को रीड करना है और आंसर्स करना है। यहाँ ध्यान रखिए, आपको एनी वन का मतलब होता है 2 एक्सट्रैक्ट दिए होंगे और दोनों में से ना आपको एक ही अटैम्प्ट करना है, या तो आप ये अटैम्प्ट कर लीजिए या फिर नीचे वाला। यहाँ पर है द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। तो सबसे अब आपके पास इससे कुछ आपके क्वेश्चन पूछे गए। व्हाट इज द क्रो सिम्बॉलिक ऑफ, क्रो किसका सिम्बॉलिक है, सैडनेस का, एंगर का, जॉय का, अगलीनेस का। क्रो है अगलीनेस का, यानी कि टी आपका ऑप्शन सही है। व्हाट डज द हैमलॉक ट्री सिग्निफाइज, हैमलॉक ट्री किस चीज़ का सिग्निफाई, हेट्रेड और एंगर का, डेथ और फियर का, माइंडफुलनेस और अटेंटिवनेस का, यूथफुलनेस और जॉय का। जो हैमलॉक ट्री है वो हेटेड और एंगर का है। फिर है आपका पॉइंट 3, हाउ डिड द क्रो चेंज द पोएट मूड, क्रो ने पोएट का मूड कैसे चेंज कर दिया। मेकिंग हिम फील सैड, उसको सैड कर दिया, नहीं। सिंगिंग अ सॉन्ग इन मेलोडियस वॉइस, उसने बहुत प्यारी आवाज़ में गाना गाया, नहीं। मेकिंग हिम फील रिफ्रेश बाय शेकिंग, उसने क्या करा था, जो क्रो था ना एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, जो पेड़ था वो हेमलॉक ट्री था। अब यहाँ पर ना कौवा बैठा था, नीचे जो आपका पोएट है जिसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो बैठे हुए थे, वो बहुत ज़्यादा सैड थे किसी चीज़ से। अब जो हेमलॉक ट्री होता है ना वो भी एक जहरीला पेड़ होता है, जो हेटेड और एंगर का प्रतीक होता है, और जो कौवा वो तो अगलीनेस और हेटेड का भी प्रतीक होता है। तो यहाँ पर ना उसके ऊपर पूरी स्नो गिरी हुई थी, तो वो उसको हिला देता है, यानी कि शुक कर देता है, हिला देता है। और जैसे ही वो हिलाता है ना तो कुछ स्नो राइटर के ऊपर, पोएट के ऊपर गिर जाती है, जिससे पोएट का जो मूड होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर आपसे यही पूछेगा, मेकिंग हिम फील रिफ्रेश बाय शेकिंग द डस्ट, तो आपका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद है आपका इसका पॉइंट 4, जिसमें आपसे पूछा गया व्हाट सेव्ड सम पार्ट ऑफ द पोएट डे, पोएट डे को क्या, द ब्यूटी ऑफ द हेमलॉक ट्री, द क्रोइंग ऑफ द मतलब किस चीज़ ने उसका जो डे था सेव कर लिया, द डस्ट ऑफ स्नो, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा सी, क्योंकि मैंने बताया ना डस्ट गिरी थी स्नो की, तो वही आपका ऑप्शन सही होगा सी। इसके बाद है व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टैंजा, स्टैंजा की राइमिंग स्कीम बतानी है कि स्टैंजा में राइमिंग स्कीम क्या है। तो राइमिंग स्कीम कैसे चेक करते हैं बच्चों, आपको देखो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ राइमिंग स्कीम चेक करने के लिए क्या करना होता है। हम सबसे पहले लास्ट वाला लेटर उठाते हैं डब्ल्यू, तो मैं इसको क्रो ए मान लूँगी, मी इसको मैं मान लूँगी बी।
अब क्रो से मिलता जुलता है ना, स्नो, क्रो स्नो, क्रो स्नो, तो ये हो जाएगा ए। मी ट्री, दोनों का साउंड सिमिलर है, ये हो जाएगा बी। तो आपकी राइमिंग स्कीम होगी ए बी ए बी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ए बी ए बी। तो आपको यहाँ पर कौन से स्टैंडर्ड की पूछी है, तो यहाँ पर आपकी राइमिंग स्कीम है ए बी, जो आपको ऑप्शन 1 में दिखाई दे रही है, ऑप्शन ए। इसके बाद है आपका एक्सट्रैक्ट बी, जिसको आपको पढ़ना है, आपको दोनों में से एक करना है, या चाहे तो आप ए करें या फिर आप बी करें, जो आपको पसंद आया वो कर सकते हैं। अब है आपका एक्सट्रैक्ट बी, जिसमें आपको या तो एक्सट्रैक्ट 1 करना है या एक्सट्रैक्ट 2 करना है, यानी कि बी करना है, या आपकी चॉइस है। हम पढ़ते हैं इसको, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स का मतलब होता है घूरना, विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब इसके सबसे पहले आपको बताना, नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ द अबव स्टैंजा, कि जो अभी आपने स्टैंजा पढ़ा कि स्टैंजा का पोएम कौन, इसका पोएम का नाम क्या और इसका राइटर कौन है, यानी कि पोएट कौन है। तो अ टाइगर इन द जू इस पोएम का नाम है, और इसका जो राइटर है वो लेस नॉरिस है। इसके बाद है व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टैंजा, स्टैंजा की राइमिंग स्कीम बतानी है। मैंने आपको ऊपर वाले उसमें ही बताया था इसकी जो स्कीम किस तरह से लिखते हैं, जैसे कि नाइट कार्स आइज स्टार्स, तो सबसे पहले नाइट ए हो गया, कार्स एक अलग है, ये बी हो गया, कार्स आइज नहीं कर रहा, सी, कार्स स्टार्स यानी कि बी। ये ए जैसा तो हमें कुछ मिला नहीं, मैं इसको आपको दोबारा लिख के दिखाती हूँ। नाइट ये कुछ नहीं है, हम इसको ए मान लेंगे। कार्स ये भी अलग है, हम इसको बी मान लेंगे। आइज ये किसी के साथ राइम नहीं कर रहा है, इसको हम सी मान लेंगे। अब स्टार्स कार के साथ राइम करो, और कार्स आपने क्या माना था, बी, तो ये भी क्या होगा, बी। तो ए बी सी बी इसकी राइमिंग, आप इधर देखो, ए बी सी बी इधर नहीं है, ए बी सी बी, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी। इसके बाद है आपका इसका ऑप्शन 3, मतलब पॉइंट 3, व्हाट डज द टाइगर हियर इन द जू, जू के अंदर वो क्या सुनता है, ही हियर्स द साउंड ऑफ हिज ट्रेनर्स, ही हियर्स का मतलब होता है सुनना, द साउंड्स ऑफ हेल्पलेस एंड केज बर्ड्स एंड एनिमल, ऐसे जानवर जो हेल्पलेस है, जो बंद है, उन जानवरों की आवाज़, उन पक्षियों की आवाज़ सुनता है। ही हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग, वो किसकी आवाज़ सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स की। तो आपका जो ऑप्शन सही सी होगा, आपकी इसमें भी दिया है एक्सट्रैक्ट में जो आपको दिया था स्टैंजा। विच वर्ड्स इन द स्टैंजा लुक इंटेंटली, इंटेंटली का मतलब है किसी भी चीज़ को बहुत ध्यान से देखना। अभी पेट्रोलिंग है, ब्रिलियंट है, स्टार्स है, तो मैंने स्टेयर्स का मतलब आपको शुरू में बताया, स्टेयर्स का मतलब होता है किसी को घूरना, और लुक इंटेंटली का मतलब होता है जब आप किसी को बहुत ध्यान से देखते हो। तो दोनों ही वर्ड क्या है, सिमिलर है, यानी कि मीन है। द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा, राइमिंग वर्ड्स जो एक दूसरे के राइम होते हैं, क्या है, हियर्स स्टार्स, कार्स स्टार्स, कार्स स्टेयर्स, स्टेयर्स स्टार्स, तो राइमिंग वर्ड था कार्स और स्टार्स। आपका जो सही ऑप्शन होगा बी, यहाँ पर आपका होगा स्टेयर्स। मैं आपको दोबारा से इसके एक बार ऑप्शन टिक लगा देती हूँ, आप देख लेना इसको। सबसे पहला जो आपका इसका पॉइंट 1 का, उसका अ टाइगर इन द जू, लेस नॉरिस, उसके बाद है आपका ए बी सी बी, उसके बाद है हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार, सी। और बच्चों आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो आप एक बारी सारे पोएट और उनके जो सारी जितने भी पोएट है और उन्होंने कौन कौन सी पोएम लिखी है, इसको अच्छे से करके जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में एक ना एक स्टैंडा जरूर आता है जिसमें आपसे पोएट और पोएम पूछी जाती है, और ये आपका 1 मार्क फिक्स हो जाएगा। इसके बाद आपका 4 का और 5 का बता देती हूँ। 4 का होगा स्टेयर्स, और इसका राइमिंग वर्ड्स है कार्स और स्टार्स, क्योंकि आपके स्टैंजा से पूछा हुआ है, तो आपका वही है। आफ्टर डैट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट 40-50 वर्ड्स ईच। आपको इसमें से कोई 4 करने हैं, आपके पास कितने दिए हैं, बी सी डी ई एफ, आपके पास 5 दिए गए हैं, और इसमें से आपको कोई 4 करने। और 40-50 वर्ड का मतलब है कि आपको तकरीबन 3 से 4 लाइन में इसका आंसर लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, एट द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच, स्पीच की शुरुआत में मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, इसका मतलब होता है कि ह्यूमन डिजास्टर का मतलब होता है मानव आपदा, मानव आपदा जो हुई है। व्हाट डिस इज मीन बाय, इसका मतलब क्या, ये जो डिजास्टर, ये जो आपदा हुई थी, जो यहाँ पर रैसिकल डिस्क्रिमिनेशन होंगे, तो रैसिकल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है रंग के नाम पे भेदभाव। साउथ अफ्रीका में यही हुआ था, वहाँ पर ना रंग भेद नीति चलाई गई थी, जिसमें जो गोरे लोग थे, यानी कि जो
फेयर स्किन पीपल थे वो ब्लैक स्किन पीपल के ऊपर भेदभाव करते, डिस्क्रिमिनेट करते थे, उनके ऊपर शासन करते थे, उनके ऊपर रूल करते थे। तो ये आपका एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। व्हाट डज इस मीन बाय, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही है कि रैसिकल डिस्क्रिमिनेशन लिखोगे, वहां पर क्या होता है, रैसिकल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, रंग के नाम पे भेदभाव किया जा रहा था, जिसकी वजह से नेल्सन मंडेला और उनके जो पूरा जो देश है उसको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा। व्हाट इज़ अ ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। अब ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट का मतलब है कि वहाँ की जो लोग हैं उन्होंने मेहनत किया, बलिदान दिया, और उसके बाद एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने अपने कंट्री को फ्री कर लिया। किससे, जो रैसिकल डिस्क्रिमिनेशन था उससे फ्री कर लिया, रंग भेद की नीति से फ्री कर लिया। वो आज़ाद है और वो आज क्या मना रहे, अपने देश का आज़ादी का दिन मना रहे। और उस देश के जो पहले जो प्रेसिडेंट बने थे वो थे नेल्सन मंडेला। तो आपको उनके बारे में लिखा, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट का मतलब है कि आज लोगों ने सब जीत हासिल कर ली है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है, विश्व के अलग अलग से, दुनिया भर से लोग आए हुए हैं यहाँ पर, सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, और हमारे देश की आज़ादी को क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको बस यही लिखना है। उसके बाद है डिस्क्राइब द एक्टिविटीज ऑफ द सीगल फैमिली व्हेन ही वाज फेल टू ड्रॉ देयर अटेंशन। डिस्क्राइब द एक्टिविटीज ऑफ सीगल, सीगल की फैमिली की एक्टिविटीज क्या थी व्हेन ही वाज फेल टू ड्रॉ देयर अटेंशन, जब वो अटेंशन, जैसे कि अब यहाँ पर इसमें बताया गया है कि वो क्या कर रहे थे, जो सीगल था ना वो अपने परिवार की पूरी तरह से अटेंशन पाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा था। जैसे उसने क्या हरकत करी, उसने क्या करा, सीगल जिस पत्थर पे था उस पत्थर के बिल्कुल सोर यानी किनारे पे चला गया। उसके बाद वो एक टांग पे खड़ा हो गया और अपने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया, पर वो अपनी एक आंख से थोड़ा थोड़ा देख रहा था। अब क्योंकि वो भूख से बिल्कुल पागल हो चुका था, उसके जो भाई बहन थे वो उसको इग्नोर करके हवा में उड़े जा रहे थे, गोल गोल घूमने जा रहे थे। उसके जो पापा थे वो अपने काम में लगे हुए थे, अपने पंखों को साफ कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे। उसकी जो माँ थी उसको एक फिश मिली थी, उसको ना अपने बीक से, अपनी चोंच से, अपने पंजों से उसको फाड़ रही थी, और वो सीगल को दिखा रही थी, ये सब चीज़ें कर रही थी। तो आपको बताने की किस तरह से क्या क्या एक्टिविटीज़ करी, तो आपको ये सारी एक्टिविटीज़ बता देनी। पहली एक्टिविटी, उसके जो बच्चे, उसके जो भाई बहन थे, सिबलिंग्स कर रहे थे, वो लोग खुले आसमान में उड़ रहे थे, राउंड 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 उड़ करके, और अपने भाई को इग्नोर कर रहे थे। उसके जो पापा थे वो भी उसको इग्नोर कर रहे थे, वो अपने पंखों को साफ करने लगे हुए थे। जो उसकी मदर थी वो क्या कर रही थी, एक फिश लेके उसको फाड़ रही थी अपने पंखों से, अपने मतलब बीक से, यानी कि अपनी चोंच से और अपने पंजों से उसको फाड़ने में लगी हुई थी, उसको छीलने में। जिसको देखकर सीगल की हालत बहुत बेकार होती, क्योंकि सीगल 2 दिन से भूखा था, उसने कुछ खाया भी नहीं था। और यही एक ऐसा मोमेंट होता है, ये आपको इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, पर अगर आपसे पूछा जाए कि उसने उड़ना कब सीखा था, बताओगे। यही एक ऐसा मोमेंट होता है जब सीगल होता है उड़ना सीख जाता है, क्योंकि अब वो बहुत भूख लग रही है, उसकी माँ फिश के साथ कुछ कुछ कर रही है, और उसको ऐसा लग रहा है कि फिश उसको मिल जाए। उसकी माँ क्या करती है, फिश को लेके आती है, बिल्कुल सीगल के पास लेके आएगी, उसकी बीक तक के पास लेके जाएगी और वहां से लेकर उड़ जाएगी। अब जो सीगल होता है वो क्या करता है, सीगल वहां से फिश को देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, और जैसे उसकी माँ उसके फिश लाए तो वो सोचता है कि मैं इसको ना कैच कर लूंगा, लपक लूंगा, और जैसे ही वो कैच करने की कोशिश करता है वो नीचे गिर जाता है। अब वो जहाँ किनारे पे खड़ा था, पत्थर किनारे पे, वो नीचे गिर जाता है, नीचे पूरा समुद्र समुद्र होता है। अब वो उसको उस क्षण में लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो उड़ नहीं पाएगा, वो नीचे की ओर गिरता है। पर जैसे ही उसके जो पंख होते हैं किसको छूते हैं, पानी को, एकदम से वो हिम्मत करता है, अपने पंखों को खोलता है, और वो अपनी जिंदगी की पहली उड़ान ले लेता है, और वो बहुत उड़ता है, पूरे आसमान में उड़ता है, और तब तक उड़ता है जब तक वो थक नहीं जाता, क्योंकि 2 दिन तक उसने कुछ खाया भी नहीं होता, और वो लगातार उड़ता जाता है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो उड़ नहीं पाता, यानी बहुत थक जाता है, फिर वो जाता है, आराम करता है, और कुछ खाता है, फिर उड़ता है। तो इस तरह से सीगल ने अपनी जिंदगी की फर्स्ट फ्लाइट ली थी। आपको अगर ये क्वेश्चन आए तो अभी लिख देना, स्टोरी से मैंने रेड करके बता दिया। इसके बाद है आपका डी, इन द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ द पोएम द वॉल पोएम एक्सप्लेन वाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एवरी वन टू एक्सपीरियंस लॉस एंड टू स्टैंड अब आफ्टर इट। आपने जो बॉल पोएम पढ़ी थी उसमें एक बच्चा होता है, उसकी बॉल खोई जाती है, पोएट वहीं पर देख रहा है, तो पोएट ये बता रहा है, स्टोरी में ये पूछा गया, एक्सप्लेन वाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ये सबके लिए क्यों जरूरी है टू एक्सपीरियंस लॉस। लॉस को अगर हम कभी किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे लॉस का, तो हम कभी स्टैंड अप नहीं हो पाएंगे, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता नहीं लगेगा, हमें ये नहीं पता लगेगा कि वो चीज़ हमें कितनी खुशी दे रही थी, या उस चीज़ की वैल्यू हमारी लाइफ में कितनी है। हमें जब कोई चीज़ हमसे चली जाती है, दूर हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, तभी हमें उस चीज़ की वैल्यू समझ में आती है, और अगली बार हम उस चीज़ को बहुत जिम्मेदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से केयर करते हैं। एक बच्चा था जिसकी बॉल खो जाती, बॉल इतनी महंगी भी नहीं होती कि वो नहीं खरीद सकता, और ऐसा भी नहीं कि वो दोबारा खरीद नहीं पाएगा, वो खरीद पाएगा, पर उसकी लाइफ के लिए ना वो बहुत ज़्यादा जरूरी थी, उसका लगाव था, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब वो बॉल खो जाती है तो वो एक लॉस होता है, वो बहुत देर तक सैड हो जाता है, कुछ देरों तक वो ना अपनी जगह पर रिजिड हो जाता है, वो देखते रहता है उस बॉल को जहाँ पानी में डूब जाती है, पर उसके बाद वो स्टैंड अप होता है और वहाँ से चला जाता है। तो हमें भी ऐसे करना है, अगर हमारे कुछ खो गया तो हमें
इसका मतलब ये नहीं कि हमें हार मान लेनी है और हमें ये सोचना है कि आगे कुछ नहीं होना, ऐसा नहीं होता। हमें स्टैंड अप होना है और आगे की ओर, यानी कि मूव फॉरवर्ड करना है, आगे की ओर बढ़ना है। तो बॉल पोएम हमें यही सिखाती है कि अगर कुछ नुकसान हो जाता है या कुछ खो जाता है या हमारा कुछ लॉस हो जाता है, तो हमें बैकवर्ड नहीं जाना, पीछे की ओर नहीं जाना, रिजिट नहीं होना, वहाँ रुके नहीं रहना, हमें स्टैंड अप होना है, खड़े होना है और आगे की ओर मूव करना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर ई। हाउ डिड लैंचो कम्फर्ट इज फैमिली आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ हेलस्टॉर्म। जब हेलस्टॉर्म आया तो उसने अपनी फैमिली को किस तरह से कम्फर्ट दिया। लैंचो अपनी फैमिली को बोलता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, भगवान गॉड को एक लेटर लिखूंगा और मैं गॉड को ये बोलूंगा कि आपने आपने जो हेलस्टॉर्म लाया उसकी वजह से जो मेरा पूरा फील्ड था उसमें जो कॉर्न की फसलें लगी थी वो सब बर्बाद हो चुकी है, वो सब बर्बाद हो चुकी है। तो जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, तो आप उसकी भरपाई करोगे, आप मुझे 100 पीसोस पहुँचाओगे। और वो अपनी फैमिली को बोलता है कि मैंने गॉड को एक लेटर लिखा है और इस बार गॉड हमारी मदद करेंगे और गॉड हमें 100 पीसोस भेजेंगे। अब जो लेटर वो लिखता है, लेटर पहुंच जाता है बैंक मैनेजर के पास। बैंक मैनेजर के पास जब लेटर पहुंचता है तो बैंक मैनेजर पहले तो उस लेटर को सुन के बहुत हंसता है। उसके बाद हंसने के बाद वो थोड़ा सीरियस होता है और सीरियस होकर वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक सजेशन देता है कि हमें इस जो लैंचो है उसकी मदद करनी चाहिए ताकि जो उसका गॉड पे विश्वास है वो बना रहे, वो टूटे ना। तो वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉय से बोलता है कि आप सब कुछ कुछ डोनेशन करो। तो उसके बैंक एम्प्लॉयज़ और जो मैनेजर होता है वो थोड़ा ज़्यादा मिलाता है और कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। कुल मिला के बैंक मैनेजर और उनका जो स्टाफ होता है 70 पीसोस इकट्ठे कर पाते और वो लैंचो को सेंड कर देते हैं। अब जब लैंचो के पास ये पैसे पहुंचते हैं तो लैंचो की जो फैमिली होती है उनको लगता है कि भाई हाँ अब हमारा हो जाएगा, मतलब उनको दिलासा मिलता है कि हो जाएगा। पर लैंचो यहाँ पर खुश नहीं होता। मैं आपको स्टोरी आगे बता देती हूँ कि लैंचो यहाँ पर खुश नहीं होता। लैंचो बोलता है कि जो ये ना बैंक वाले, इन्होंने कोई गड़बड़ी करी है, भगवान ने तो पूरी तरह से मेरे को पैसे भेजे होंगे पर बैंक ना क्रूक है। क्रूक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ क्रूक्स, ग्रुप ऑफ बंच ऑफ क्रूक्स बोलते हैं इसको, बंच ऑफ क्रूक्स। ये एक गाली होती है बेटा, यानी कि बहुत वैसे होता है कि आप समझ जाओ कि उनका झुंड है ये। तो लेंचो को तो बहुत गुस्सा आया होता है, तो लेंचो एक दोबारा लेटर लिखता है और उस लेटर में लिखता है कि भगवान आपने तो पूरे पैसे ही भेजे होंगे पर जो ये बैंक मैनेजर है ना ये बहुत बेकार हैं। अब की बार अगर आप पैसे भेजो तो किसी दूसरे वे से भेजना जिसकी वजह से ये मेरे पैसे ना ले पाए या मेरे पैसे चुरा ना पाए। तो यहाँ पर स्टोरी खत्म हो जाती है। आई होप आपको स्टोरी भी क्लियर होगी। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है कि वो बोलता है कि मैंने भगवान को लेटर लिखा और भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे, वो पैसे भेजेंगे। और इस बात को ना उसको कोई आश्चर्य भी नहीं हो जब उसको पैसे मिलते, क्योंकि उसको पूरा यकीन था कि भगवान मेरी मदद करेंगे और मुझे पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे। तो यहाँ पर आपके 3-4 क्वेश्चन कवर हो गए। सबसे पहले अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाए कि उसको लेटर देख के आश्चर्य क्यों नहीं है, क्योंकि उसको यकीन था भगवान मुझे पैसे भेजेंगे। पैसे देख के आश्चर्य क्यों नहीं है, क्योंकि उसको यकीन था भगवान उसको पैसे भेजेंगे और उसको इस चीज़ में पूरा विश्वास था। फिर बैंक मैनेजर ने उसकी क्यों मदद करी, बैंक मैनेजर ने इसकी इसलिए मदद करी क्योंकि बैंक मैनेजर सोचता था कि एक ऐसा इंसान जो भगवान में इतना ज़्यादा फेथ रखता है कि भगवान को लेटर भी भेज देता है, तो उसका जो फेथ है यानी कि जो उसका विश्वास है वो टूटना नहीं चाहिए। इसलिए बैंक मैनेजर उसका स्टाफ उस लैंचो की मदद करता है। वो अपनी फैमिली को दिलासा कैसे देता है, वो अपनी फैमिली को बोलता है मैंने लेटर को गॉड को लेटर लिखा है और गॉड हमारी मदद करेंगे और गॉड हमें कुछ पैसे देंगे। और होता भी वैसे ही है, उसकी कुछ मदद मिलती है और उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं। इसके बाद है आपका पॉइंट 5 में आपसे पूछा गया डिस्क्राइब द थीम ऑफ द पोएम। थीम बतानी है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इन योर ओन वर्ड्स। थीम बतानी है आपको कि इसमें क्या था कि आपकी जो पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इन योर वर्ड्स में, इसमें क्या करता है पोएट एक ह्यूमरस वे में यानी कि एक मजाकिया तौर पे हर एक वाइल्ड एनिमल की कोई ना कोई खासियत बता देता है। जैसे आपने बताया होगा कि एशियन टाइगर की उसने खासियत बताई कि अगर आपको रात में कोई भी पीली सी चीज़ नज़र आ जाए और उसकी चमचमाती आंखें नजर आए तो उसका मतलब वो एशियन टाइगर है, वो आपको खा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने शब्द में बताना तो आप बताएंगे जो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की जो थीम है उसमें पोएट ने बहुत मजाकिया तौर पे यानी कि ह्यूमरस तौर पे सारे के सारे एनिमल्स जो होते हैं उनकी खासियत बताई गई है एक मजाकिया रूप में। तो इसका यही आंसर है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11, आंसर एनी 2 आपको कोई भी 2 करने हैं और वही 40 to 50 शब्द हैं। वही जो आपकी शब्द सीमा है वही है जो ऊपर थी। होम डिड हॉरेस डॉर्नबी सी इन द किचन। किचन के अंदर हॉरेस डॉर्नबी क्या देखता है, हॉरेस डॉर्नबी किचन के अंदर एक कुत्ता देखता है जिसका नाम होता है शेरी। हाउ डिड दे ग्रीट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को किस तरह से मिलते हैं। व्हाट टैट डिड द हॉरेस अप्लाई देयर, और वो जो किस तरह का अप्लाई करते हैं। तो जो हॉरेस क्या करता है, वो जो कुत्ता होता है ना उसको देख के, शेरी जो होता है
वो हॉरिस को देखते हुए बहुत ज़्यादा भौंकने लग जाता है, क्योंकि जब भी आप किसी जानवर से मिलते हो और कोई जानवर अजनबी है, आप जानवर के लिए अजनबी हो, तो वो उसको देख के भौंकेगा। शेरी ना हॉरिस डॉनबी को देख के बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकता है, और फिर शेरी क्या करता है, मतलब उसको देख के भौंकता है। अब जो आपका हॉरिस डॉनबी होता है, वो शेरी को, क्योंकि वो एक बहुत माहिर चोर होता है, और जब वो माहिर चोर होता है, शातिर चोर होता है, वो पूरी स्टडी करके जाता है चोरी करने के लिए, तो उसको पता होता है कि इस घर के अंदर एक शेरी मिलेगा। शेरी वो उस घर का कुत्ता है, तो वो उस कुत्ते को ना उसके नाम से पुकारता है, कम ऑन शेरी, प्लीज़ काम शेरी, शांत हो जाओ शेरी, मैं हूँ शेरी। तो अगर आप कुत्ते को बहुत देर तक उसके नाम से पुकारो और उसको बहुत शांति से बात करो, तो कुत्ता थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है और वो भौंकना बंद कर देते हैं। वट टेक डिड हॉरिस अप्लाई देयर, उस परिस्थिति में हॉरिस क्या करता है, वही बात मैंने बताई। हॉरिस क्या करता है, उसका नाम लेता है, उसको प्यार से बुलाता है, उसके बालों को सहराता है, और उसके पास 2-4 मिनट बैठ जाता है, जिससे जो शायरी होता है वो उसके साथ कंफर्टेबल हो जाता है, और वो उसको थोड़ा चाटने भी लग जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ अ चैप्टर अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी राइट द ब्रीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रिकी मिस्ट्रेस। अब आपने जो क्या था आपकी बुक का नाम, फूड विदाउट प्रिंट, उसका एक फर्स्ट चैप्टर है, और ट्रम्प ऑफ सर्जरी बताना है जो ट्रिकी ट्रिकी यहाँ पर भी एक डॉगी है, इसकी मिस्ट्रेस यानी कि इसकी मालकिन का कैरेक्टर कैसा था। इसकी जो मालकिन थी बहुत ज़्यादा रिच थी, बहुत पैसे वाली थी, और ये अपने कुत्ते को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, यानी कि ट्रिकी को बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि वो उसको सब कुछ खाने को उपलब्ध करवाती थी। ब्लैंकेट उसके पास है, महंगे महंगे ब्लैंकेट, उसके पास बहुत सारे बेड्स थे, अलग अलग दिन के लिए अलग अलग ब्लैंकेट्स थे। वो अल्कोहल पीता था, रम पीता था, विस्की पीता था, और उसके हॉर्लिक्स खाता था, और कास्टर्ड ऑयल भी पीता था। तो उसको खाने पीने का बहुत था, और वो उसकी इतनी केयर करती थी, इतनी केयर करती थी, केयर करने के चक्कर में उसको ओवर ईटिंग करा देती। ओवर ईटिंग करने की वजह से जो ट्रिकी था वो बहुत मोटा हो चुका था, बहुत फूल चुका था, और उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब रहने लग गई थी। तो आपको उसकी मिस्ट्रेस के बारे में बताना है, जो एक रिच लेडी थी, ठीक है, वो अकेली रहती थी, और वो से ट्रिकी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और वो ट्रिकी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। तो ये इसके आंसर है। उसके बाद है आपका, हाउ डिड मैक्स गो टू द ऑजिबल रूम टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस। हाउ डिड मैक्स गो आउट ऑजिबल रूम, अब किस तरह से जो मैक्स होता है वो ऑजोबेल के रूम से बाहर चले जाता है खुद को पुलिस से बचाने के लिए। अब ऑजोबेल जो होता है ना, उसने एक मैक्स को एक बात बताई होती है कि हमारे रूम में ना एक खिड़की है, और वो जो खिड़की ना बैल्कनी से अटैच है। तो अब जैसे ही यहाँ पर डोर है, डोर पे जैसे ही पुलिस नॉक करती है, तो मैक्स को लगता है कि अब तो मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि ऑजोबेल ने बोला होता कि डोर पे पुलिस है, अगर 2 मिनट में दरवाज़ा नहीं खोला तो पुलिस दरवाज़ा तोड़ के ही अंदर आ जाएगी। अब मैक्स को लगता है कि ऐसी परेशानी है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मुझे बाहर निकलना चाहिए। तो वो ऑजोबेल को बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, बैल्कनी से बाहर जा रहा हूँ, और तुम पुलिस को बोलोगे कि यहाँ पर सब मामला शांत है, और फिर मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अब ऑजोबेल ठीक था कि तुम ऐसे ही करना। अब मैक्स क्या करता है, खुद को बचाने के लिए वो विंडो से कूद जाता है। उसको लगता है कि नीचे बैल्कनी होती है, पर वास्तविकता में वहाँ पर कोई बैल्कनी नहीं होती। वो जो रूम होता है होटल के 6th फ्लोर पे होता है, और जैसे ही मैक्स वहाँ से कूदता है वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद क्या होता है उसके साथ हमें नहीं पता चलता, क्योंकि स्टोरी यहीं तक है। आई होप आपको ये इसका ABC समझ में आया होगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपको पूछा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 100 to 120, यानी कि एक पैराग्राफ की तरह लिखना है आपको। पूरी जो शीट है उसको पूरा फिल करना है, और दोनों में से एक करना है, चाहे नेल्सन मंडेला कीजिए चाहे एनए वाला कीजिए। तो मैं आपको बता देती हूँ उसमें क्या पूछा है। नेल्सन मंडेला पॉइंट्स आउट सम ह्यूमन क्वालिटी इन हिज स्पीच। नेल्सन मंडेला ने ना कुछ ह्यूमन क्वालिटीज़ अपनी स्पीच में बताई थी। विच ऑफ दिस क्वालिटी इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट। अब आपको इसको कैसे करना है, सबसे पहले इसमें पूछा है कि ह्यूमन क्वालिटीज़ को आपको बताना है, और आपको कौन सी क्वालिटीज सबसे अच्छी की। डू यू थिंक दीज क्वालिटीज़ हैव बिकम रेयर नाउ डेज, और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये जो क्वालिटीज़ है आज के समय बहुत रेयर हो चुकी है। तो आपको इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब देने अपने पैराग्राफ के अंदर। सबसे पहले ह्यूमन क्वालिटीज़ बतानी। नेल्सन मंडेला ने बताया था कि एक क्वालिटी वो होती है, इंसान वो नहीं होता जो अपने लिए आज़ादी चाहे या अपने अपने परिवार के लिए आज़ादी चाहे। हमें आज़ादी चाहिए, अपने लिए तो चाहिए, अपने फैमिली के लिए भी चाहिए, अपने कम्युनिटी के लिए भी चाहिए, अपने स्टेट के लिए भी चाहिए, और अपने कंट्री के लिए भी हमें क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। आज़ादी हमें सबके लिए चाहिए। यहाँ पर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति एक दूसरे से प्यार करे, एक दूसरे की परेशानी को समझे, एक दूसरे की भावनाओं को समझे, और हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, और अपने अपने समुदाय के लिए कुछ भी करने के लिए, जीने मरने के लिए भी तैयार हो जाए। विच ऑफ दीज क्वालिटीज इम्प्रेस टू यू मोस्ट, तुम्हें कौन सी क्वालिटी अच्छी लगती है।
एज अ पर्सन मुझे ये क्वालिटी अच्छी लगती है कि हमें सिर्फ अपने लिए आज़ादी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें अपना नहीं सोचना, हमें अपने देश, अपने समुदाय और अपने कंट्री ले के लिए भी आज़ादी चाहिए। मुझे ये क्वालिटी नेल्सन मंडेला ने जो बोली वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। डू यू थिंक दीज क्वालिटीज़ हैव बिकम रेयर नाउ डेज? क्या तुम्हें लगता है कि ये क्वालिटीज़ बहुत रेयर होगी? हाँ, यस, ये बहुत रेयर हो गई, क्योंकि आज जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा जो समाज है, वो हमें एक मैकेनिकल ह्यूमन की तरह ट्रीट कर रहा है। मैकेनिकल का मतलब कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस हम चले जा रहे हैं, हमारे अंदर कोई वैल्यूज़ नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, हम किसी का अच्छा बुरा सोचते ही नहीं है, सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं। तो ये जो क्वालिटीज़ है बहुत नाउ डे है, क्योंकि जो हमारी अब आप कोरोना का टाइम आया, लोगों ने एक दूसरे से संपर्क करना छोड़ दिया, एक दूसरे की हेल्प करना छोड़ दिया, एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया, तो हमारे अंदर वैल्यूज़ ही नहीं बन रही। इसके बाद है आपका एने फ्रैंक वाला आपका दूसरा क्वेश्चन। पॉइंट बी में आपको क्या बताना है? एने वाज अ सेंसिटिव एंड मेच्योर गर्ल। एने बहुत सेंसिटिव और मेच्योर गर्ल थी। थिंक ऑफ एनी टू कैरेक्टर्स हु कुड बी हर फ्रेंड्स और कॉन्फिडेंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट। तो आपको बताना थिंक ऑफ एनी टू कैरेक्टर्स हु कुड बी हर फ्रेंड्स। तो दो कैरेक्टर्स बताने जो उसके फ्रेंड्स हैं, और कॉन्फिडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, तो आपकी जो उसकी किताब है फर्स्ट फ्लाइट्स को लेकर बतानी है। फिर पूछा एनालाइज द कॉमन कैरेक्टर ट्राइट्स। एनालाइज करना है ट्राइट्स को हु हेल्प टू क्रिएटिंग द स्पेशल बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप। तो यहाँ एने बता रही हैं फ्रेंडशिप के बारे में। एने बताती हैं कि उनका ना कोई भी दोस्त नहीं था, उन्होंने आज तक ना कोई दोस्त बना ही नहीं पाया। अगर वो कोई दोस्त बना लेती तो वो किसी के ज़्यादा क्लोजर नहीं जा पाती थी, यानी कि ज़्यादा अच्छा दोस्त नहीं बना पाती, एक अच्छा स्पेशल बॉन्ड नहीं बन पाता था। तो इन्हें बताते हैं कि इसमें ना ये कभी ऐसा नहीं है कि इसमें उनके दोस्त की गलती, उनकी भी गलती होती है, क्योंकि आप किसी को अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं, किसी के साथ बॉन्ड अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको भी उसके क्लोजर जाना पड़ेगा। पर एनी के साथ ऐसा होता नहीं है। तो एने क्या कर लेती, जो उसने अपनी इमेजिन में सोचा होता है कि मुझे इस तरह का दोस्त चाहिए, ऐसा दोस्त चाहिए, वैसा, तो ये सब चीज़ें पूरी नहीं हो पाती, तो वो एक डायरी लेती है। उस डायरी का नाम लिखती है किटी, और उस किटी को ही वो अपनी बेस्ट फ्रेंड बना लेती है, और उसी में सारी बातें शेयर करती है, उसको बताती है, उसके साथ रिलेट करती है, अपनी अच्छी बुरी, अपने पेरेंट्स के बारे में जो भी कोई बात होती है वो अपनी फ्रेंड्स को बताती है। तो आपको उसकी डायरी के बारे में, उसकी फ्रेंडशिप के बारे में इस क्वेश्चन में ये लिखना है। अब यहाँ पर इसमें एक और पॉइंट पूछा गया, एनालाइज द कॉमन कैरेक्टर ट्राइट्स दैट वुड हेल्प इन क्रिएटिंग द स्पेशल बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। तो आपको बताना है फ्रेंडशिप के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फ्रेंडशिप के लिए अगर आप किसी से फ्रेंडशिप करते हो तो आप एक फ्रेंड के अंदर क्या क्या देखते हो, ये आपको बातें उसमें बतानी है। तो यहाँ पर ये आपका खुद का नज़रिया है कि आप एक फ्रेंड को, किसी को फ्रेंड बनाओगे, और एक फ्रेंड के साथ स्पेशल बॉन्ड रखने के लिए आप उस फ्रेंड में क्या क्या चीज़ें देखोगे, ये आपको बताना है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13, जहाँ पर आपसे बोला गया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। वही एक पैराग्राफ में करना, और दोनों में से एक करना, या तो आप एक कर लीजिए या फिर आप भी। इन द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ द चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, आपने एक चैप्टर पढ़ा क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। डू यू थिंक हॉरेस डॉर्मी वाज अनफेयरली पनिश्ड और दैट ही डिजर्व व्हाट ही गॉट? डू यू अग्री दैट ऑनेस्टी इज रॉन्ग एक्ट इज नॉट डिजायरेबल? तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हॉरेस डॉर्मी वाज अनफेयरली पनिश्ड, उसको गलत तरीके से उसको सज़ा मिली, ये आपके खुद के विचार है, और दैट ही डिजर्व व्हाट ही गॉट, क्या वो डिजर्व करता था? हॉरेस डॉर्मी था तो एक चोर ही, पर वो एक बहुत बुरा चोर नहीं था, वो अच्छा चोर था। वो चोरी करता था पैसों के लिए, जब उसको पैसे मिल जाते तो उससे वो किताबें खरीदता था। वो सिर्फ वो पैसे किताबों पे ही खर्च करता था, क्योंकि उसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, उसको रीडिंग का बहुत शौक था। तो वो महंगी महंगी एक्सपेंसिव, वो नई नई कोई भी स्टॉक आता नई किताबों को, तो वो उसको ज़रूर पढ़ता था। पर यहाँ पर जब वो चोरी करने जाता है तो इस बार चोरी वो नहीं करता, वो उस घर में घुस जाता है चोरी करने के लिए, पर वो चोरी नहीं करता। उससे कोई और लेडी जो उस घर की ओनर बनती है ताला तोड़वाती है और उससे पैसा निकलवा लेती है, और बाद में वो पुलिस को जो फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं वो हॉर्स डॉनवे को मिलते हैं, और पुलिस को लगता है कि चोरी उसी ने करी। पर यहाँ पर चोरी उसने की नहीं होती, चोरी के पैसे किसी और के पास जाते हैं, बस हाँ ताला उसने तोड़ा होता है, वो भी उस लेडी के कहने पे जो उस घर की ओनर बनती है। हड़बड़ी में ये सब काम होता है। तो आपको ये बताना कि वो डिज़र्व करता है या नहीं करता। हाँ, आप ये लिख सकते हो वो डिज़र्व तो करता है, क्योंकि वो चोरी तो करता है, और गलत काम की सज़ा तो गलत ही होती है, क्योंकि उसने चोरी तो की थी ना। हाँ, ये बात गलत है कि इस बार उसने चोरी नहीं की थी, पर सज़ा इस बार उसको मिल गई। पर वो आज से पहले भी लगातार कई चोरियाँ करता है कई घरों में, और वो चोरी करने के लिए बहुत प्लानिंग करता है, पूरी साजिश करता है, उस घर के ऊपर स्टडी करता है, तकरीबन 2-2 हफ्ते तक स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद पूरा प्रॉपर तरीके से वो घर में घुसता है, पूरे टूल्स लेके जाता है चोरी के, अपने हाथों में ग्लव्स पहनता है, और वो एक भी निशान चोरी का नहीं छोड़ता। और जो पैसे उसको चोरी से मिलते हैं उससे वो अपनी बुक्स खरीदता है, जो जो उसको बुक्स पढ़ना है, और तकरीबन वो 1 साल के लिए चोरी एक बार में कर लेता है। फिर उसके बाद जब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं फिर वो अगले साल चोरी करता है।
डू यू एग्री दैट ऑनेस्टी इज अ रॉन्ग। अब इसमें यहाँ पर आपको लास्ट में एक और क्वेश्चन पूछा गया, डू यू अग्री, क्या आप इस बात से सहमत है, ऑनेस्टी इन रॉन्ग एक्ट्स इज नॉट डिजायरेबल, कि जो ऑनेस्टी होती है, भलाई होती है, अगर हम गलत तरीके से की जाए तो उसका कुछ होता नहीं है। तो हाँ, ये बात सही है कि जब वो अभी तक वो गलत काम कर रहा था, चोरी कर रहा था, तो वो पकड़ा नहीं गया, और जब उसने सच काम किया, उसकी मालकिन की बात मानी, उस घर की जो लेडी जो मालकिन बनी थी उसकी बात मानी और उसके लिए चोरी करी, तो वो फंस गया। यानी अच्छी चीज़ अब उसने करनी चाहिए तो गलत गया। तो यहाँ पर यही लिखा गया कि अगर आप किसी का भला करने जाओ तो आपके साथ भला नहीं होता। यहाँ पर वो उस लेडी का ही भला करना चाह रहा था पर उसके साथ भला नहीं हुआ। यहाँ पर उस लेडी के लिए उसने लॉक खोला, लेडी ने बोला मैं मुसीबत में हूँ, मुझे आज ही फंक्शन में जाना है और मुझे ज्वेलरी पहननी है, तुम इस सेफ को यानी कि तिजोरी को जल्दी से तोड़ दो, मैं इसका लॉक भूल गई हूँ। और हॉरिस डॉन भी सोचता है कि मैं इसका अगर सेफ का लॉक तोड़ दूंगा तो ये मुझे छोड़ देगी और पुलिस में जेल में नहीं करवाएगी। और वो जल्दी जल्दी अपने ना ग्लव्स को पहनना भूल जाता है, क्योंकि उसके लिए वो सिगरेट जलाता है, तो उस सिगरेट जलाने के दौरान वो अपने ग्लव्स उतार देता है, ग्लव्स उतार देता है और वो फिर उसके बाद पहनना हड़बड़ी में पहनना भूल जाता है, और फिर वो उन्हीं हाथों से सेफ को खोल देता है और बहुत सारी घर के अंदर जितनी भी सामान होती है उनको हाथ लगा देता है। फिर जब चोरी की खबर पुलिस को पड़ती है तो पुलिस फिंगरप्रिंट्स लेती है, जिसके बहुत सारी जगहों में घर में हॉरेस डॉनबी के फिंगरप्रिंट्स आए होते, जिसकी वजह से पुलिस उसको पकड़ लेती है। तो यहाँ पर आपको ये पूरा लिख रहा था। उसके बाद इन द चैप्टर द थीफ स्टोरी, अ थीफ इज हरी हैज चेंज इनटू अ गुड ह्यूमन। यहाँ पर हरी वाली एक हरी होता है और एक अनिल होता है, जो ये पूरी स्टोरी लिख देना। अनिल प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, अनिल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हरी की लाइफ में। हाँ, निभाता है, क्योंकि हरी एक 15-16 साल का एक लड़का होता है जो बहुत ही ज़्यादा शातिर चोर है और बहुत प्लानिंग से चोर करता है, और वो अपने काम में यानी कि अपने प्रोफेशन में माहिर है। वो अजब से अनिल के साथ रहने लगता है, क्योंकि एक अनिल अच्छा इंसान है, वो दिल का अच्छा है, वो दूसरों की मदद करना चाहता है। तो वो हरी को अपने साथ रखता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें खाना पीना दूंगा और तुम मेरे घर पर रहना, इसके बदले तुम मेरे घर का काम करना है। अनिल सिर्फ उसको अपने घर पे नहीं रखता, उसको पढ़ाता है, उसको मैनर सिखाता है, उसको नई नई चीज़ें बताता है, यानी कि उसको एक अच्छा इंसान बना रहा है। अब एक दिन ना हरी को पता लग जाता है कि अनिल के पास कुछ पैसे हैं जो उसने अपने मैट्रेस के नीचे यानी गद्दे के नीचे रखे हुए हैं। तो हरी जैसे ही अनिल सो जाता है उसके पास जाता है और उसके गद्दे में से पैसे निकाल लेता है, और पैसे निकाल के वो रेलवे स्टेशन पे चला जाता है। अब वो सोचता है कि रेलवे स्टेशन पे जाऊंगा तो वहाँ मुझे लखनऊ एक्सप्रेस मिल जाएगी 10:30 बजे की, मैं लखनऊ एक्सप्रेस पहुंचूंगा और मैं वहाँ सीधा लखनऊ, और वहाँ मेरी ज़िंदगी अच्छी खासी कटेगी ऐशो आराम से। अब वो वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पहुँचता है तो ना ट्रेन आती है, ट्रेन की विसल होती है और ट्रेन वहाँ से चली जाती है। पर अनिल अपनी जगह पर हरी अपनी जगह पर रिजिट रहता है, वो वहाँ से हिलता भी नहीं है। फिर उसको उसको ना ये सब चीज़ें ध्यान आ रही होती हैं कि अनिल ने मेरे साथ कितना अच्छा किया, अनिल गलत इंसान है, मैं गलत नहीं करूँगा। साथ ही साथ उसका दूसरा माइंड ये भी कह रहा था अब तो तूने चोरी कर ही लिया ना, तो अब आगे बढ़ जा, पीछे मत मुड़। पर फिर भी अच्छा जो हरी होता है ना, वो बुरे हरी के ऊपर भारी पड़ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद वो कुछ देर पार्क में बैठता है। पार्क में बारिश आ रही होती है, आपको पता है बारिश में बहुत सारे गम बह जाते हैं, अंदर का मैल सब कुछ बाहर आता है, और जो हरी है उसके जो अंदर का जो अच्छा इंसान होता है वो पूरी तरह से बाहर आ जाता है। फिर हरी वापस चले जाता है और वो जो पैसे कुछ बारिश में भी भीग गए होते हैं वो जाके दोबारा से मैट्रिक्स के नीचे यानी गद्दे के नीचे रख देता है, जहाँ पर अनिल सोया होता है, वहाँ पर गद्दे पर नीचे रख देता है। फिर अब जब अनिल सुबह उठता है तो अनिल देखता है कि अभी तक उसके लिए चाय नहीं बनाई है हरी ने। तो वो कुछ देर ऐसे लेटा रहता है, वो सोचता है शायद हरी अभी चाय बना के लाएगा अभी, पर हरी चाय बना के नहीं लाता। तो अनिल खुद जाता है, चाय बनाता है, अपने लिए भी चाय बनाता है और हरी के लिए भी चाय बनाता है, मतलब चाय नाश्ता ब्रेकफास्ट करता है। और वो साथ ही साथ कुछ 50 रुपये लेके जाता है और हरी को देता है। वो बोलता है कि मुझे तुम्हें पैसे देने चाहिए थे, मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए, पर आगे से मैं तुम्हें पैसे दिया करूँगा हर महीने, मतलब कुछ ना कुछ पैसे तुम्हें दिया करूँगा। इसका मतलब ये है कि हरी को अनिल को कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि हरी ने चोरी करी है, और वो जो 50 का नोट उसको दिया गया था ना हरी को, वो अभी भी कुछ कुछ घीला था। तो यहाँ पर आपको बताना उसका लाइफ चेंज कैसे हुई, किसकी वजह से, अनिल की वजह से। वो एक बुरे इंसान से, एक शातिर चोर से एक अच्छा इंसान बन गया था, और अच्छा इंसान होने का यही सबूत है कि वो पैसे चुरा के ले भी जाता है पर बाद में आके वहीं पर रख देता है। और आपका ये पेपर यहीं पर ख़त्म हो जाता है।